नमस्कार दोस्तों, 17 जुलाई 2020 के एडिटोरियल डिस्कशन में आपका स्वागत है। जो पहला आर्टिकल आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आपके सामने है द लॉस्ट वॉइस ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी। यहाँ पे दोस्तों ऑथर ये कहने की कोशिश कर रहा है कि 2005 से कुछ ऐसी चीजें हमारी एजुकेशन सिस्टम में की जा रही है, खासकर हमारे हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में की जा रही है कि जो उनकी ऑटोनॉमी है, जो उनकी स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग की कैपेबिलिटी है, उसको कम किया जा रहा है। 2005 में इस चीज की शुरुआत की गई थी नेशनल नॉलेज कमीशन के थ्रू। 2015 में, इन 2014 में जब बीजेपी की सरकार आई तो नेशनल नॉलेज कमीशन को तो बंद कर दिया गया, लेकिन उसके बाद भी स्टेप्स को कुछ इस तरीके से किया गया कि जो हमारा ग्रेडिंग सिस्टम है यूनिवर्सिटीज का, उसको इंटरनेशनलाइज किया जा सके, ताकि इंटर यूनिवर्सिटी मोबिलिटी स्टूडेंट्स की इंप्रूव हो, हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो वेस्टर्न इंस्टीट्यूट्स के हिसाब से हो जाए। बट इस चीज ने हमारे ओरिजिनल इंडिजीनियस एजुकेशन सिस्टम को अफेक्ट किया है। ये सब बातें यहाँ पे इस आर्टिकल में बताई गई हैं, इसको मैं समझाऊंगा आपको। नेक्स्ट आर्टिकल है प्रिडिक्शन पैंडेमिक्स एंड पब्लिक हेल्थ। अब देखिए यहाँ पे ऑथर कुछ आइडियलिस्टिक बातों की बात कर रहा है। ऑथर ये बोल रहा है कि कोरोना के पैंडेमिक को प्रिडिक्ट करना उतना ज्यादा मुश्किल नहीं था। जब सार्स का आउटब्रेक आया था तो बहुत सारे लोगों ने बात बोली थी कि सार्स के आउटब्रेक जैसा कोई एक और आउटब्रेक आ सकता है, बट ह्यूमैनिटी ने उस पर ध्यान नहीं दिया। क्यों ध्यान नहीं दिया? क्योंकि उस पर पैसा खत्म करना पड़ेगा। अगर पैसा खत्म करना पड़ेगा तो प्रॉफिट्स कम होंगे। तो जब तक कोई मुसीबत आ नहीं जाती हमारे ऊपर, तब तक हम उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लेते हैं। उसकी वजह से देखिए ये बवाल हो गया। और कुछ आइडियोलॉजिकल बातें कही हैं, तो कुछ खास इसमें का है नहीं दोस्तों। प्रिडिक्शंस, पैंडेमिक्स एंड पब्लिक हेल्थ, कुछ खास स्टैटिस्टिक्स, कोई सॉलिड डाटा मेरे को मिला नहीं, इसलिए मैंने इस आर्टिकल को ड्रॉप किया है, डिस्कस नहीं किया है। नेक्स्ट एक आर्टिकल ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फॉर इक्वल ट्रीटमेंट। सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला है कि अगर किसी एग्जाम में एससी और एसटी कैटेगरी के बच्चे को जो क्वालिफिकेशंस होती है, जो एलिजिबिलिटी की कंडीशंस होती है, उनमें अगर कोई रिलैक्सेशन मिलता है तो वही रिलैक्सेशन डिसेबल्ड कैंडिडेट्स को मिलेगा। एक बात ध्यान दीजिएगा, एससी एसटी कोटा की सीटें नहीं मिली डिसेबल्ड को। बस ये बोला गया है कि एससी एसटी कैंडिडेट्स को जो रिलैक्सेशन दे रहे हो आप एग्जाम में, कि मान लीजिए 70% अगर जनरल कैटेगरी के लिए अलाउड है कि 70% होने चाहिए, तब आप बैठ सकते हो उस एग्जाम में। और अगर वो चीज एससी एसटी के लिए 60% रखी गई है और डिसेबल्ड के लिए 65% रखी गई है, तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला नहीं, अगर एससी एसटी के लिए वो रिलैक्सेशन 60% है तो डिसेबल्ड के लिए भी 60% रहेगा। समझ गए? तो इसके बारे में कुछ बातें कही गई, इसको मैं आपको बताऊंगा। ये है टेस्टिंग टाइम्स। इसमें क्या हुआ दोस्तों, एक न्यूज डिस्कस करेंगे। 4 दिन पहले मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का एक स्टेटमेंट आया था, जिसने बोला था कि देखिए, इंडिया की बहुत सी यूनिवर्सिटीज अपने फाइनल ईयर एग्जाम्स को करा चुकी हैं। कुछ यूनिवर्सिटीज पेन एंड पेपर मोड में करा रही, जहां पे कोरोना ज्यादा नहीं फैला है। कुछ यूनिवर्सिटीज ऑनलाइन मोड में करा रही है। तो चाहे पेन एंड पेपर मोड में हो, चाहे ऑनलाइन मोड में हो, बट फाइनल ईयर एग्जाम्स होने चाहिए। यहाँ पे एक और न्यूज निकल के आ रही है कि बहुत सारे ऐसे स्टेट्स हैं जो सेंटर को रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि एग्जाम्स मत कराइए, कोरोना का पैंडेमिक बढ़ सकता है। उसमें पंजाब, महाराष्ट्र और वेस्ट बंगाल जैसे स्टेट है। लेकिन यहाँ पे एमएचआरडी फोकस कर रहा है कि नहीं भाई, पूरे इंडिया में जो फाइनल ईयर एग्जाम्स हैं वो होने चाहिए यूनिवर्सिटीज में, लार्ज यूनिवर्सिटीज में स्पेशली। तो क्या बात है, क्या पॉइंट है, क्या गवर्नमेंट का स्टैंड क्या है, गवर्नमेंट किस हिसाब से स्टैंड ले रहा है, और उसके अगेंस्ट यहाँ पे ऑथर क्या कह रहा है, ये मैं आपको बताऊंगा। अगला आर्टिकल, शुड द गांधीज डिसएंगेज फ्रॉम द कांग्रेस। ये तो देखिए बिल्कुल ही डिस्कस मत करिए, बिल्कुल ही पॉलिटिकल टॉपिक है, नॉट ऑफ एनी यूज टू अस। आगे, ऑन मील्स एंजॉयड ड्यूरिंग फील्ड ट्रिप्स। ये थोड़ा व्लॉगिंग और ब्लॉगिंग टाइप का आर्टिकल हो गया। एक रिपोर्टर बता रहा है कि कोरोना के पैंडेमिक से पहले एक रिपोर्टर अलग अलग जगहों पे जाता था, अलग अलग कंडीशंस में वो जाके खाना पीना खाता था, चीजों को देखता था। वो चीज कोविड-19 से पहले थी, अब हम उस चीज के लिए तरस रहे हैं। इस तरीके की कुछ बातें कही गई हैं, नॉट इंपॉर्टेंट फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ एग्जाम। एक ये वाला आर्टिकल, रिकॉन्करिंग कॉन्स्टेंटिनोपल। यहां पे जो टर्की के प्रेसिडेंट है रेसिप तैयप एर्दोगन, उनका क्या व्यू पॉइंट रहा है, उनके क्या पॉलिसी डिसीजंस रहे हैं जब से वो पावर में आए हैं, और उन पॉलिसी डिसीजंस के चलते टर्की की डेमोक्रेसी पे क्या इफेक्ट आ रहा है, उसके बारे में बताया गया। 2002 में आप देखोगे एर्दोगन पावर में आएंगे, उसके बाद 2011 में पावर में आएंगे, और 2011 में जब वो पावर में आएंगे उसके बाद वो टर्की का जो डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर है उसको बदलने की कोशिश करेंगे। तो तकसीम स्क्वायर के स्टेटस को बदलेंगे तो गेजी पार्क प्रोटेस्ट हो जाएंगे दोस्तों। उसके बाद पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी अच्छी खासी टर्किश, उसको प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी में बदलने की कोशिश करेंगे, और काफी हद तक वो बदल भी देंगे। इस तरीके की बहुत सी चीजें यहां पे इन्होंने करी हैं। इसीलिए इनको हटाने की भी कोशिश हुई थी। जुलाई 2016 में कूप ट्राई किया गया था, कूप करने की कोशिश की गई थी अपोजिशन के द्वारा, वो कूप फेल हो गया था।
तो गुलेनिस्ट मूवमेंट जिसने उस कूप को ट्राई किया था उसको टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन घोषित कर दिया गया टर्की में। तो ये सारी जितनी भी चीजें हैं उनको मैं थोड़ा थोड़ा करके आपको इस आर्टिकल में बताऊंगा। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं द लॉस्ट वॉइस ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी। द यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन हैज बीन रिप्लेस्ड बाय एजुकेशन मिनिस्टर एंड हिज ब्यूरोक्रेटिक एपरेटस। देखिए साफ साफ क्या कहा जा रहा है, यूनिवर्सिटी को चलाने का काम किसका, यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन का। लेकिन अब यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन कौन चला रहा है, डायरेक्ट एजुकेशन मिनिस्टर चला रहे हैं, और उसके नीचे जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो आईएएस हैं, जो कि एजुकेशन मिनिस्ट्री में ऊंचे पद पे हैं, वो चला रहे हैं। मतलब इनका कहने का मतलब ये है कि इंडियन यूनिवर्सिटीज को पूरी तरीके से ऑटोनॉमी मिल नहीं पा रही। कैसे नहीं मिल पा रही, शुरुआत से चलते हैं, हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से देखते हैं। शुरुआत में दोस्तों इनका यूनिवर्सिटीज का रोल शुरू कब होगा, 19th और 20th सेंचुरी में। 19th और 20th सेंचुरी में, खासकर 20th सेंचुरी के शुरुआती आधे भाग में हम गुलाम थे अंग्रेजों के। अंग्रेजों के लोग इंडिया में आके रहते थे, उनके बच्चे यहाँ पे यूनिवर्सिटीज में पढ़ते थे। यूनिवर्सिटीज को अंग्रेजों के समय पे सेटअप किया गया था। जो हमारे इंडियन एलिट थे, यानी कि जो पढ़े लिखे सेक्शंस थे हमारे इंडियन सोसाइटी के, जो थोड़े अमीर सेक्शंस थे, वो अपने बच्चों को यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए भेजा करते थे। और आप धीरे धीरे देखोगे कि शुरुआत में कॉलोनियल रिजीम में जब ये यूनिवर्सिटीज चला करती थी तो वो वेस्टर्न पॉलिटिकल आइडल्स को प्रमोट करती थी। इंग्लैंड का जो थॉट प्रोसेस था उसको प्रमोट करती थी। लेकिन आप देखोगे उसी इंग्लैंड के थॉट प्रोसेस को इन्हीं यूनिवर्सिटीज में सीख के हमारे नेशनलिस्ट ने हमारे नेशनल फ्रीडम मूवमेंट को आगे बढ़ाया। 20th सेंचुरी तक आते आते इन यूनिवर्सिटीज में नेशनलिज्म का कल्चर ग्रो करने लगा, लिबरल एजुकेशन की बातचीत होने लगी। और जब आप लिबरल एजुकेशन और नेशनलिज्म की तरफ जाओगे तो डीकोलोनाइजेशन होने लगा। तो आप देखोगे डीकोलोनाइजेशन होने में, अंग्रेजों के राज को हटाने में इंडियन यूनिवर्सिटीज में पढ़े हुए बच्चों ने एक बहुत मेजर रोल प्ले किया है। धीरे धीरे आप देखेंगे कि ये जो यूनिवर्सिटीज हैं, खासकर आजादी के बाद, दे विल ग्रेजुअली डिस्कार्ड देयर एलिटिस्ट कैरेक्टर एंड बिकम मोर रिप्रेजेंटेटिव। तो शुरुआत में जब इनकी शुरुआत हुई तो ये कॉलोनियल कैरेक्टर था इनका, जो बड़े ऊंचे किस्म के लोग थे वही इनमें पढ़ते थे। बाद में धीरे धीरे ये ज्यादा रिप्रेजेंटेटिव होने लगे। फिर जब इंडिपेंडेंस आया, इंडिपेंडेंस के बाद गवर्नमेंट को भी ये पता था कि भाई इन यूनिवर्सिटीज को कुछ सोशल चैलेंजेस हो सकते हैं, कुछ इकोनॉमिक हो सकते हैं, कुछ फाइनेंशियल चैलेंजेस हो सकते हैं। तो इकोनॉमिक और फाइनेंशियल चैलेंजेस में यूनिवर्सिटीज को पैसा दिया गया। सोशल चैलेंजेस में ये बोला गया कि यूनिवर्सिटी में किसी भी तरीके का कास्ट डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। जो प्राइवेट, जो सरकारी यूनिवर्सिटीज थी वहां पे रिजर्वेशन की सुविधा वगैरह करी गई। तो देखोगे गवर्नमेंट ने एक्टिवली सपोर्ट किया कि इन इंस्टीट्यूशंस को बढ़ाया जाए, क्योंकि इन इंस्टीट्यूशंस के आधार पे एक ऐसी नई जनरेशन आएगी जो हमारे नेशन को बढ़ाएगी। और ऐसे बहुत से इंस्टीट्यूशंस बनाए गए इंडिया में। आप इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी देख लीजिए, आईआईएम देख लीजिए, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बैंगलोर, इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी। हालांकि ये बोलने की कोशिश कर रहा है यहाँ पे ऑथर कि देखिए ये जो इंस्टीट्यूट्स थे, इन इंस्टीट्यूट्स ने हमारे जो मॉडर्न इंडियन नेशन को बनाने में एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया है। हायर लर्निंग के फील्ड में इन इंस्टीट्यूशंस ने एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया है। खास बात दोस्तों ये थी कि जब इन इंस्टीट्यूशंस के करिकुला को सेट किया गया तो वो करिकुला हमारे इंडियन सिनेरियो के हिसाब से सेट किया गया। और इस बात का ध्यान रखा गया कि हेल्दी एकेडमिक एंगेजमेंट रहे इन यूनिवर्सिटीज के अंदर। कैसे रहे, तो भैया बहुत सारी रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशनल बॉडीज बनाई गई इन यूनिवर्सिटीज के अंदर, जैसे फैकल्टी कमिटीज बनाई गई, कमिटीज ऑफ कोर्स बनाई गई, बोर्ड ऑफ स्टडीज बनाए गए, यूनिवर्सिटी सेनेट्स बनाए गए, एकेडमिक काउंसिल्स बनाए गए, एग्जीक्यूटिव काउंसिल्स बनाए गए। अब इन सब से हुआ क्या, इन सब से हुआ ये दोस्तों कि जब भी कोई डिसीजन लेना होता था किसी कोर्स में या यूनिवर्सिटी में, कुछ काम कराना है, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर लगाना है, कुछ भी, चाहे एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शनिंग हो यूनिवर्सिटीज की, चाहे एकेडमिक फंक्शनिंग हो, पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड हो या एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड हो, तो एक कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग के सिद्धांत को लेके आया गया। तो एकेडमिशियंस अगर कोर्स करिकुलम में कुछ चेंज करने की कोशिश करेंगे तो एक दूसरे से बात करेंगे। किसी एक की आइडियोलॉजी, कोई अगर एक पर्सन अपनी आइडियोलॉजी को इंपोज करने की कोशिश कर रहा है तो जो उसका दूसरा पीयर है, दूसरा टीचर है, वो उसकी आइडियोलॉजिकल कंडीशन को काउंटर कर सकता है अगर उसको लगता है कि वो गलत है। स्कॉलरली बिलीफ पे एक डिबेट चलती थी। तो कुल मिला के एक ऐसा करिकुला आखिरी में डेवलप होता था जो सारे सेक्शंस के व्यू पॉइंट को एसिमिलेट करता था, जिससे फर्टाइल लर्निंग स्पेस बनता था। ठीक है, इसीलिए इन इंस्टीट्यूशंस को काफी अच्छा बोला जाता था, बहुत हद तक इंक्लूसिव बोला जाता था। और शुरुआत में तो इन यूनिवर्सिटीज ने बहुत अच्छी तरीके से काम किया। तो अगर शुरुआत में इन यूनिवर्सिटीज ने बहुत अच्छी तरीके से काम किया है तो प्रॉब्लम कहां होनी शुरू हुई, प्रॉब्लम होनी शुरू हुई 2005 से। 2005 से हमारी गवर्नमेंट ने हमारी इन यूनिवर्सिटीज के फंक्शनिंग में कुछ इंटरफेरेंस शुरू किया। और सबसे पहले यह इंटरफेरेंस शुरू हुआ नेशनल नॉलेज कमीशन के थ्रू, जो कि बनाया गया 13 जून
2005 को हमारे प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, उस समय के प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया मनमोहन सिंह जी के द्वारा। इस कमीशन का काम क्या था? इस कमीशन का काम यह था कि भाई यूनिवर्सिटी के एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट व्यू पॉइंट्स दीजिए आप सरकार को, और सरकार उस हिसाब से कुछ डिसीजन लेगी। तो आप देखोगे नेशनल नॉलेज कमीशन के थ्रू हमारा जो एजुकेशन सेक्टर है उसको इंप्रूव करने की बात की गई, उसकी टेक्नोलॉजिकल कैपेसिटी को बढ़ाने की बात की गई। ये बोला गया कि वहां पे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को प्रमोट किया जा सके, ज्यादा से ज्यादा लोग रिसर्च पर्पसेस में इन्वॉल्व हो, इसलिए इस नेशनल नॉलेज कमीशन को लेके आया गया। बाहर के भी स्कॉलर्स यहाँ पे पढ़ने के लिए आए। लेकिन ये बोला गया कि जो नेशनल नॉलेज कमीशन था दोस्तों, इसने इन यूनिवर्सिटीज की जो इंडिपेंडेंस थी ना उसको हर्ट किया। अब 2005 में बनाया गया, ये 2000 आप कह लीजिए कि 15 आते आते ये पूरी तरीके से डिफंक्ट हो गया। इनफैक्ट 2014 जून जुलाई के अराउंड पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको बंद कर दिया। तो चूंकि 2015 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको बंद किया, तो उसके बाद भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कुछ तो किया होगा। तो उन्होंने क्या किया? तो वो लेके आए चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम। अब देखिए, पहले ये जो नेशनल नॉलेज कमीशन आया था, इसने क्या क्या राय दी, इससे क्या क्या चेंजेस आए। चेंजेस ये आए दोस्तों, पहली बात तो ब्यूरोक्रेटिक सेंट्रलाइजेशन हुआ, ऐसा ऑथर का बोलना है। फिर ये बोला गया कि अमेरिकन रोमांटिसिज्म की तरफ हम लोग चले गए। अमेरिकन एकेडमिया में क्या होता है, देखिए सेमेस्टर सिस्टम चलता है, वहां पे 6-6 महीने का सेमेस्टर सिस्टम चलता है। जितने भी अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम होंगे उनको 4 साल का किया जाएगा। कुछ स्पेसिफिक एकेडमिक ट्रेडिशंस को इंट्रोड्यूस किया जाएगा। तो वो इंडियन यूनिवर्सिटीज जो अपने हिसाब से चल रही थी, उनको वेस्टर्न मॉडल्स के हिसाब से लेके आया गया। सरकार ने क्या लॉजिक दिया? सरकार ने यह लॉजिक दिया कि देखिए दोस्तों, इंडिया में यूनिवर्सिटीज में पढ़े हुए जो बच्चे हैं वो इंटरनेशनल मार्केट में कंपीट कर सके, इसलिए जरूरी है कि इंडिया के एजुकेशन सिस्टम को वेस्टर्न मार्केट्स के हिसाब से बनाया जाए। तो वेस्टर्न मास्टर के हिसाब से बनाया जाएगा तो बहुत सारी चीजें चेंज करनी पड़ेंगी। अगर बाहर से टीचर आके इंडिया में पढ़े, इंडिया के स्टूडेंट्स जाके बाहर पढ़े। अच्छा, सरकार ये अपने आप नहीं कर रही थी, जो इंटरनेशनल एजुकेशन बॉडीज है उनका सरकार पे प्रेशर आ रहा था कि आप अपने एजुकेशन सिस्टम को रिफॉर्म करो, ये जो पुराना एजुकेशन सिस्टम चल रहा है आप इसको बदलो। लेकिन यहां पे ऑथर जो भी व्यू पॉइंट्स दे रहा है वो पुराने एजुकेशन सिस्टम की फेवर में दे रहा है। तो ये 4 साल के अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज को चलाना, सेमेस्टर के हिसाब से चीजों को करना, एडमिनिस्ट्रेटिव और एकेडमिक डिसीजन सेंट्रलाइज तरीके से लेना। तो आप देखोगे अलग अलग यूनिवर्सिटीज में अलग अलग सिलेबस, अलग अलग क्लासेस के शेड्यूल, सब कुछ अलग अलग चलता था। सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या बोला? नेशनल नॉलेज कमीशन ने सेंट्रल गवर्नमेंट बोला ये बवाल खत्म करिए, एक यूनिफॉर्म कोर्स को लेके आइए। थोड़े बहुत डाइवर्जेंस ठीक है, बट यूनिफॉर्म कोर्स होना चाहिए। ये सब बातें नेशनल नॉलेज कमीशन ने बोली। चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम उससे एक स्टेप आगे चला गया। चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम में एसजीपीए, सीजीपीए की बात होने लगी। चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम ने क्या बोला कि देखिए, कुछ डोमेन को डिसाइड कर लीजिए। तो एक कोर डोमेन होगा, एक टेक्निकल डोमेन होगा, एक आर्ट्स का डोमेन होगा। हर डोमेन में ग्रेडिंग का तरीका अलग होगा, और उस ग्रेडिंग के तरीके से दुनिया भर में आर्ट्स में जो कोर्सेज चलते हैं, टेक्निकल फील्ड में जो कोर्सेज चलते हैं, लिटरेचर के फील्ड में जो कोर्सेज चलते हैं, उनके हिसाब से हम अपने ग्रेडिंग सिस्टम को ले आएंगे। तो एक पर्सन जिसने बीए ऑनर्स किया है इंडिया में, उसके पास जो ग्रेडिंग सिस्टम होगा, उस ग्रेडिंग सिस्टम को हम किसी अमेरिका की यूनिवर्सिटी की ग्रेडिंग सिस्टम के साथ कंपेयर कर सकते हैं, और ये जो पर्सन इंडियन यूनिवर्सिटी में पढ़ा है वो अमेरिका जाके जॉब ले सकता है। तो इस तरीके की बहुत सारी चीजों को करने की बात की गई इस चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम के अंदर। हमारे जो एजुकेशन सिस्टम है उसको इंटरनेशनलाइज करने की बात की गई। लेकिन ऑथर का यहां पे ये जो बोलना है कि ये जो 2015 में ये जो चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम लेके आया, जिसको कैफेटेरिया सिस्टम भी बोला जाता है, इसने फर्स्ट ऑफ ऑल हायर एजुकेशन को प्राइवेटाइज किया, रैंकिंग पे फोकस आ गया। आज की डेट में देखिए दोस्तों, इंडिया में जो इंस्टीट्यूट है उनकी रैंकिंग की जाती है। तो ऑथर का ये बोलना है कि जब आप एक इंस्टीट्यूट को रैंकिंग के आधार पर देखने लगते हो तो आप उसकी इनेट कैपेबिलिटी को इग्नोर कर देते हो। फिर ये बोला जाने लगा कि गवर्नमेंट का इंटरवेंशन होने लगा। गवर्नमेंट ये डिसाइड करने लगी कि एकेडमिक करिकुलम में क्या क्या आएगा। गवर्नमेंट ये डिसाइड करने लगी कि टीचर कैसे पढ़ाएगा बच्चों को। ठीक है, तो यानी कि एकेडमिशियंस, वो कॉलेज के, वो यूनिवर्सिटी के एडमिनिस्ट्रेटर्स जिनके पास ये ताकत होती थी कि वो अपने करिकुलम को डिजाइन कर सकें, वो एकेडमिक वर्क को डिजाइन कर सकें। जो कुछ भी हो रहा है आपका यूनिवर्सिटी में, जो कुछ भी एकेडमिक वर्क हो रहा है, उस एकेडमिक वर्क का रिव्यू कौन करता था? पीयर्स करते थे। पीयर्स कौन होते कि मान लीजिए एक प्रोफेसर P1 है, P2 है, P3 है। P1 ने अगर कोई रिसर्च की तो P2 P3 उसको पढ़ के उस पर अपनी राय देंगे। P2 ने कुछ की है तो P1 P3 पढ़ के उस पर अपनी राय देंगे। अब जो भी ये लोग रिसर्च कर रहे हैं उस पर राय कौन दे रहा है? गवर्नमेंट दे रही है, गवर्नमेंट के ऑफिशियल दे रहे हैं। ऐसा यहाँ पे ऑथर बोल रहा है, हालांकि ये पूरी तरीके से सच नहीं है दोस्तों। जब भी कोई रिसर्च पेपर पब्लिश होता है, जब भी कोई व्यू पॉइंट आता है, उस पर सब लोग डिस्कशन करते हैं, वो एक अलग बात है कि एंड में चलती गवर्नमेंट की। फाइनली ऑथर यहाँ पे समअप कैसे कर रहा है?
ऑथर यहां पे समअप ऐसे कर रहा है कि देखिए पिछले कई सालों में इस यूनिवर्सिटी एजुकेशन के सिस्टम को सेंट्रलाइज करने की कोशिश की है सरकार ने, और ये सेंट्रलाइजेशन एक हद से ज्यादा हो गया है इस कोविड-19 के पैंडेमिक के दौरान। कोविड-19 के पैंडेमिक के दौरान तो जो थोड़ी बहुत ताकत बची थी ना इन यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेटर्स के पास, अब वो भी नहीं रही है। अब तो यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन डेली फंक्शनिंग में घुस गया है सारे हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस की। पूरी तरीके से ब्यूरोक्रेटिक सेंट्रलाइजेशन हो रहा है। अब तो यह भी बोला जा रहा है कि क्लासों को ऑनलाइन चलाओ या क्लासें बंद कर दो, या फिर कोर्स का काटना छाटना कर दो, कोर्स को कम कर दो। अभी आप देख ही रहो दोस्तों, सीबीएसई में, यूनिवर्सिटी में, हर जगह को कोर्स को कम करने की बात की जा रही है। क्योंकि कोविड-19 का पैंडेमिक चल रहा है, आप रियल टाइम में क्लासेस ज्यादा रख नहीं सकते, और क्लासेस ज्यादा रखोगे तो इन्फेक्शन फैलने का डर है। तो ऑब्वियसली बात है, गवर्नमेंट यहाँ पे स्टेप्स ले रही है कि भैया किस तरीके से कोविड-19 के पैंडेमिक को रोका जाए। तो इस चीज सबकी निंदा कर रहे हैं यहाँ पे ऑथर। हालांकि देखिए कुछ हद तक ये जो कोविड-19 के समय के जो स्टेप्स लिए जा रहे हैं दोस्तों, ये टेम्परेरी है और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस समय पे इस तरीके के डिसीजंस लेना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि कॉलेजेस में देखिए एक डिस्कशन होता है। अब जैसे फॉर एग्जांपल कोई इस बार एमबीए करने जा रहा है, वहां पे वो एमबीए में जाके पढ़ेगा। जब वहां पे वो पढ़ेगा, बहुत सारे लोगों के टच में आएगा। तो जो कन्वेंशनल मोड ऑफ लर्निंग है ना, उसको आप इस समय अलाउ नहीं कर सकते। अगर आप उसको इस समय अलाउ कर देगो तो भैया कोरोना का आप हालत देख ही रहे हो होगा क्या। और ये बच्चे जब अपने घरों में जाएंगे तो अपने घर में माँ बाप को, अपने भाई बहनों, सबको कर देंगे कोरोना। इसलिए बेटर है कि इस समय पे इस एजुकेशन सिस्टम को कंट्रोल करने की बहुत जरूरी है। कोविड-19 के दौरान जो भी स्टेप्स लिए जा रहे हैं वो टेम्परेरी है, ठीक है। जब कोविड-19 रिकवर होगा तो ऑब्वियसली बात है वो स्टेप्स भी रिट्रैक्ट होंगे, पीछे लिए जाएंगे। ये बात कही गई। अगले आर्टिकल में चलते हैं। अगला आर्टिकल है फॉर इक्वल ट्रीटमेंट। क्या बोला गया इसमें? देखिए एससी एसटी के कैंडिडेट्स की जो एलिजिबिलिटी कंडीशंस होती हैं और डिसेबल्ड कैंडिडेट्स की जो एलिजिबिलिटी कंडीशन होती हैं वो बराबर होती हैं, ये सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया। अभी सुप्रीम कोर्ट ने इसको कुछ अलग से नहीं बोला है, हाई कोर्ट के एक डिसीजन को अपहेल्ड किया है उन्होंने। तो सुप्रीम कोर्ट डिड वेल टू एक्सटेंड द डिसेबल्ड द रिलैक्सेशंस गिवन टू एससी एसटी। मैं बताता हूं एक्चुअली में हुआ क्या। 2012 में दिल्ली हाई कोर्ट में एक केस गया जिसका नाम था अनमोल भंडारी, जो कि माइनर बच्चा था, थ्रू हिज फादर नेशनल गार्जियन वर्सेस दिल्ली टेक्नोलॉजिकल डिसीजन इन अ सिग्निफिकेंट। देखिए हुआ क्या यहाँ पे, आर्यन राज नाम के एक पर्सन ने एक पेटिशन डाली, स्पेशल नीड पर्सन था इसने, किसके अगेंस्ट में? गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट्स चंडीगढ़ के अगेंस्ट में। इस कॉलेज ने क्या किया था कि मिस्टर आर्यन राज को यह बोला कि आप मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स के क्राइटेरिया में आ नहीं रहे हो। वो अप्लाई कर रहा था पेंटिंग एंड अप्लाइड आर्ट कोर्स के लिए। बोला यह गया कि एससी एसटी कैंडिडेट्स के लिए जो एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स है वो 35% है, लेकिन अगर आप देखोगे डिसेबल्ड पर्संस के लिए जो एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट थी वो थी 40%। तो आर्यन राज ने केस फाइल किया कि भैया मैं भी तो डिसेबल्ड हूं, मेरे को भी ये 35% वाली चीज मिलनी चाहिए, 40% की वजह से मुझे क्यों डिस्क्वालीफाई कर रखा है। ये केस गया दिल्ली हाई कोर्ट में। दिल्ली हाई कोर्ट ने बोल दिया कि भैया एससी एसटी और आपका जो डिसेबल्ड कैटेगरी के लोग हैं, अगर एलिजिबिलिटी कंडीशन की बात की जाएगी तो दोनों बराबर है। तो मान लीजिए अगर एलिजिबिलिटी के लिए क्राइटेरिया एससी एसटी के लिए 60% रखा गया है तो डिसेबल्ड के लिए 70% नहीं रखा जा सकता, 60% रखा जाएगा, ठीक है। ये बात यहां पे हाई कोर्ट ने बोली। तो ऑब्वियसली बात है ये चीज चली गई सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट ने इस डिसीजन को अपहेल्ड किया। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि बिल्कुल सही बात है, ये जो डिसेबल्ड कैटेगरी के लोग हैं इनको भी ये सुविधा मिलनी चाहिए। ध्यान दीजिएगा यहां कोटा नहीं मिल रहा है एससी एसटी का, ठीक है। किसी एग्जाम में एससी एसटी के लिए जो एलिजिबिलिटी कंडीशंस रखी जा रही हैं, बस उन एलिजिबिलिटी कंडीशंस का बेनिफिट दिया जा रहा है डिसेबल्ड कैंडिडेट्स को। कोटा तो अलग से वैसे भी दिया गया है डिसेबल्ड पर्संस को, डिसेबिलिटी एक्ट 2016 के अंदर, उसके बारे में मैं भी आपको बताऊंगा। जब दिल्ली हाई कोर्ट में इस बात पर बहस चल रही थी तो लोगों ने ये व्यू पॉइंट पेश किया कि देखिए एससी एसटी के अगेंस्ट में जो कुछ भी हुआ है वो उनके अगेंस्ट में सोशल डिसेबिलिटी है, अनटचेबिलिटी का एक्सपीरियंस रहा है, उनको मार्जिनलाइज किया गया है। वहीं पे अगर बात किया जाए डिसेबल्ड कैंडिडेट्स की बच्चों की बात करें तो देखिए डिसेबल्ड कैंडिडेट्स के बच्चे तो हर सेक्शन से आते हैं, तो वो जनरल कैटेगरी से भी आते हैं, वो एससी एसटी कैटेगरी से भी आते हैं, ओबीसी से भी आते हैं। तो आप डिसेबल्ड कैटेगरी के लोगों को एसटी एसटी के साथ कैसे जोड़ सकते हो सकता है कि कोई डिसेबल्ड कैटेगरी का लड़का किसी बहुत हेविली इन्फ्लुएंशियल सेक्शन से आ रहा है, तो उसको आप एससी एसटी से कैसे कंपेयर कर सकते हो। तो दिल्ली हाई कोर्ट ने इसके अगेंस्ट में क्या बोला? दिल्ली हाई कोर्ट ने इंडिकेटर्स को उठाया 2001 सेंसस से।
और दिल्ली हाई कोर्ट ने बोला कि देखिए ये जो डिसेबल्ड बच्चे हैं ना, इनको भी काफी प्रॉब्लम है। अगर इस सेंसस के डाटा को कंपेयर किया जाए तो क्या फिगर निकल के आता है? देखिए, एजुकेशनल इंडिकेटर्स कैप्चर्ड इन द 2001 सेंसस शोड दैट इलिटरेसी अमंग द डिसेबल्ड वाज मच हायर देन द जनरल पॉपुलेशन फिगर। यानी जनरल पॉपुलेशन फिगर से कंपेयर किया जाए तो डिसेबल्ड में जो इलिटरेसी थी बहुत ज्यादा थी। फिर आप देखोगे द शेयर ऑफ द डिसेबल्ड पर्सन चिल्ड्रन आउट ऑफ स्कूल वाज क्वाइट हायर देन अदर मेजर सोशल कैटेगरीज। बाकी सोशल कैटेगरीज के जितने बच्चे स्कूल से बाहर थे उससे ज्यादा डिसेबल्ड चिल्ड्रन बाहर थे। आगे देखिए, 2001 सेंसस पुट द लिटरेसी रेट अमंग द डिसेबल्ड एट 51%। डिसेबल्ड में लिटरेसी रेट केवल 51% है और उनको इनएडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन मिलता है एम्प्लॉयमेंट में। तो हाई कोर्ट ने बोला कि आप 2001 सेंसस के डाटा को अगर कंपेयर करते हो, आप देखिए डिसेबल्ड कैंडिडेट्स ऑलरेडी बहुत ज्यादा डिसएडवांटेज पे हैं, आप उनको और ज्यादा डिसएडवांटेज पे नहीं रख सकते। यहां पे एक और बहुत चीज अच्छी हुई है, देखिए राइट्स ऑफ पर्संस विद डिसेबिलिटीज एक्ट आया था 2016 में। पहले का जो लेजिस्लेशन था वो 1995 का था। 2016 में आया राइट्स ऑफ पर्संस विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016। इस एक्ट ने क्या बोला कि देखिए पहले जो डिसेबल्ड पर्सन को जो कोटा मिलता था रिजर्वेशन में, वो मिलता था 3% का, अब उनको मिलेगा 5% का। और प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉय से बोला गया, एम्प्लॉयर से बोला गया कि हम अगर आपको इंसेंटिव देंगे अगर आप डिसेबल्ड बच्चों को भी, डिसेबल्ड लोगों को भी अपने यहां हायर करें। तो ये बहुत जरूरी था और इस चीज को राइट्स ऑफ पर्संस विद डिसेबिलिटीज एक्ट 2016 से आइडेंटिफाई किया गया कि अगर पॉपुलेशन को ओवरऑल आगे बढ़ाना है, इंडिया की इकोनॉमिक प्रोग्रेस को ओवरऑल आगे बढ़ाना है, तो इन डिसेबल्ड कैंडिडेट्स को अलग से कुछ ना कुछ सपोर्ट देना पड़ेगा। ये बोल देना कि भैया एससी एसटी कैंडिडेट्स को खिलाफ चीजें हुई हैं और जो डिसेबल्ड कैंडिडेट्स हैं वो एससी एसटी से बेकार हैं, ये गलत है। कोई कोटा तो हम दे नहीं रहे हैं, हम सिर्फ एलिजिबिलिटी कंडीशंस में उनको रिलैक्सेशन दे रहे हैं। कोटा तो अलग से सरकार 3 से 5% कर ही चुकी है। तो ये यहाँ पे लॉजिक दिया है दिल्ली हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट ने। तो दिल्ली हाई कोर्ट ने भी बोला है कि भाई एलिजिबिलिटी कंडीशंस डिसेबल्ड कैंडिडेट्स की एससी एसटी के बराबर होंगे और सुप्रीम कोर्ट ने भी अब ये बोल दिया है। तो ये था दोस्तों। देखिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको क्या मिले, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ये मिले कि जो डिसेबिलिटी एक्ट 2016 में आया उसने जो डिसेबल्ड के लिए कोटा था उसको 3% से बढ़ा के 5% किया। दिल्ली हाई कोर्ट का जो 2012 का जजमेंट था, अगर हम थोड़ा सा पहले आते हैं यहाँ पे, ठीक है, ये 2012 का जजमेंट अपने नोट्स में नोट कर सकते हो आप। दिल्ली हाई कोर्ट इन द अनमोल भंडारी माइनर थ्रू हिज फादर गार्जियन वर्सेस दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी, ये भी एक केस था। इसके साथ साथ ये एक दूसरा केस था जो कि चंडीगढ़ में हुआ था। ठीक है, तो इन केसेस को आप कोट कर सकते हो अपने, खासकर और कुछ मत याद रखिए तो इतना याद रखिएगा, हाई कोर्ट का, दिल्ली हाई कोर्ट का 2012 का जजमेंट, दिल्ली हाई कोर्ट इन अनमोल भंडारी थ्रू हिज फादर नेचुरल गार्जियन वर्सेस दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी। और इस कोर्ट के जजमेंट को अपहेल्ड किया रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने 2 दिन पहले, और बोला कि जो एलिजिबिलिटी कंडीशंस में रिलैक्सेशन एससी एसटी को मिलता है वही डिसेबल्ड कैंडिडेट्स को भी मिलेगा। डाटा कहां का कोट किया गया है? सेंसस 2001 का डाटा कोट किया गया। क्या क्या डाटा कोट किया गया है कि 51% इलिटरेसी रेट है डिसेबल्ड में, जनरल पॉपुलेशन फिगर से ज्यादा इलिटरेसी है डिसेबल्ड में, और डिसेबल्ड जो चिल्ड्रन है वो ज्यादा आउट ऑफ स्कूल हैं फ्रॉम मेजर अदर सोशल कैटेगरीज। 3-4 पॉइंट्स बस एक एक लाइन में लिख लीजिए और आगे बढ़िए, ज्यादा नहीं घुसना इसमें। नेक्स्ट आर्टिकल पे चलते हैं। यह है आपका टेस्टिंग टाइम्स। देयर इज नो केस फॉर कंपल्सरी फाइनल यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशंस ड्यूरिंग द पैंडेमिक। ये इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है दोस्तों? ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है, देखिए 4 दिन पहले एमएचआरडी का एक स्टेटमेंट आया, और एमएचआरडी क्या कह रहा है कि यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन ने ये रिकमेंडेशन दी है कि जितनी भी यूनिवर्सिटीज हैं इंडिया में, जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं, वहां पे फाइनल ईयर एग्जाम होने चाहिए। ऑथर यहां पे बोल रहा है कि भैया कोरोना का पैंडेमिक फैला हुआ है, इस समय पे जबरदस्ती का फाइनल ईयर एग्जाम कराना ठीक नहीं है। यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन का क्या राय है? वो ये बोलते हैं कि देखिए फाइनल ईयर एग्जाम्स मत रोकिए बच्चों के, उनसे बच्चों को लॉन्ग टर्म में बहुत नुकसान हो सकता है। ठीक है, अब ऑथर ये बोलने की कोशिश कर रहा है, देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल फाइनल ईयर एग्जाम्स को जो इंडिया भर में बात कराने की बात करी जा रही है, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज अपने फाइनल ईयर एग्जाम्स को ऑलरेडी करा रही हैं। बहुत सारे ऐसे पॉकेट्स जहां पे कोरोना वायरस जहां ही फैला है वहां पेन एंड पेपर मोड में एग्जाम हो रहा है, जहां पे फैल गया है वहां पे ऑनलाइन एग्जाम कराने की बातचीत कही जा रही है। तो बहुत सारी चीजें ऐसी कही जा रही हैं। बहुत सारे ऐसे स्टेट्स हैं दोस्तों जिन्होंने साफ साफ बोल दिया है कि हम एग्जाम नहीं कराना चाहते, जैसे कि पंजाब हो गया, महाराष्ट्र हो गया, ओडिशा हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया, बाद में दिल्ली हो गया। इन्होंने बोला कि भाई हम फाइनल ईयर एग्जाम नहीं करा सकते हैं, अगर फाइनल ईयर एग्जाम हमने कराए तो प्रॉब्लम हो जाएगी।
दुनिया भर में कोरोना वायरस का इन्फेक्शन बढ़ रहा है दोस्तों, और एक और ट्रेंड निकल के आ रहा है कि देखिए, ये जो कोरोना वायरस का इन्फेक्शन है, जरूरी नहीं है कि यंग पीपल में ये माइल्ड हो, ठीक है। यंग पीपल में अगर ये हो गया तो हो सकता है यंग पीपल की इम्यूनिटी इतनी तगड़ी हो कि उनको इतना इफेक्ट ना है, बट जब वो अपने घर जाएंगे तो अपने ओल्डर फैमिली मेंबर्स को भी वो कोरोना वायरस कर सकते हैं। अब यहां पे ये बोलना, ऑथर ये कह रहा है कि यहां डिबेट इस बात की नहीं है कि सेंटर के पास ये ताकत है कि नहीं है कि वो यूनिवर्सिटी एग्जाम्स करा पाए अंडर कॉन्करेंट लिस्ट। देखिए, कॉन्करेंट लिस्ट में आता है एजुकेशन, और एजुकेशन में सेंट्रल गवर्नमेंट के पास भी ताकत है नियम कानून बनाने की। तो यहां पे सेंटर और स्टेट्स के बीच में एक बहस होती नजर आ रही है। बहुत से स्टेट्स बोल रहे हैं हम फाइनल ईयर एग्जाम कराना नहीं चाहते, सेंटर उनको प्रेशराइज कर रहा है, नहीं आप कराओ। बात यहां पे ऑथर ये कह रहा है ये नहीं है कि सेंटर के पास ताकत है कि नहीं है नियम बनाने की, बात ये है कि एग्जाम्स को सितंबर एंड तक अगर आप कराने की बात करते भी हो तो भले ही आप एग्जाम तो करा लोगे, उसके बाद जो हार्म आएगा क्या उसको आप डील कर पाओगे। ऑलरेडी 16 जुलाई को 1 मिलियन केसेस क्रॉस हो चुके हैं इंडिया में कोरोना वायरस के। सिचुएशन बहुत ग्रिम है। पूरी दुनिया में अगर हम बात करें तो हम तीसरे नंबर पे हैं सबसे ज्यादा कोरोना वायरस के केसेस में। तो इतनी प्रॉब्लम जब पैंडेमिक की इंडिया में चल रही है, और जब आप यूएस जैसी कंट्रीज को देखते हो जहां पे सारी यूनिवर्सिटीज के ऊपर सेफ्टी रिस्ट्रिक्शंस लग चुके हैं, हेल्थ रिस्ट्रिक्शंस लग चुके हैं, वो बाहर के लोगों को वीजा ही नहीं दे रहे हैं पढ़ने के लिए, तो इंडिया में ऐसी क्या जल्दी आ गई है कि आपको सितंबर एंड तक हायर यूनिवर्सिटी के एग्जाम करा रहे हैं, आप रुक सकते हैं। यहां पे डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन है जो एमएचआरडी के अंदर है, वो क्या लॉजिक दे रहा है, वो दे रहा है कि देखिए इंडिया में जो 640 यूनिवर्सिटी है ना, उनमें से 454 यूनिवर्सिटी में आइदर एग्जाम हो चुका है या उन्होंने प्लानिंग कर ली कि वो एग्जाम कराएंगे। तो जब 454 यूनिवर्सिटी अपना विल पावर दिखा के एग्जाम करा सकती तो बाकी क्यों नहीं करा रही हैं, ये एमएचआरडी का बोलना है। तो यहां पे एक टसल की स्थिति बनती नजर आ रही है, जहां पे जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो एग्जाम कराने पे उतारू है और बहुत सारी स्टेट गवर्नमेंट्स एग्जाम कराने से मना कर रही है, जैसे पंजाब, महाराष्ट्र, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, दिल्ली। पब्लिक एक्टिविटी पे जब होम मिनिस्ट्री का ऑर्डर आया था उसमें क्या बोला गया था कि भाई लोकल लेवल पे अगर कोरोना वायरस के स्प्रेड को रोकने के लिए स्टेट गवर्नमेंट को एक्सेप्शनल स्टेप लेना चाहता है तो ले सकता है। तो अगर स्टेट गवर्नमेंट एजुकेशन की फील्ड में कोई स्टेप ले रहा है तो उसको लेने देना चाहिए, सेंटर को नीडलेस इंटरफेरेंस नहीं करना चाहिए। अब आगे आने वाले समय में कितनी यूनिवर्सिटी में एग्जाम होता है, कितनी में नहीं होता है, ये तो देखिए समय ही बताएगा। बट ऑथर के पास पॉइंट तो है, अगर कोरोना वायरस फैलने का डर है एक आदमी को भी तो भी एग्जाम पे फोकस करना सही नहीं रहेगा। आगे चलते हैं, फाइनल आर्टिकल, रिकॉन्करिंग कॉन्स्टेंटिनोपल, सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल आज की डेट का। देखिए, रेसेप तैयब अर्डोगन ने टर्की में बवाल बना के रखा है। बहुत सारे इनके पॉलिसी फेलियर्स हो गए, उस पॉलिसी फेलियर्स को सुधारने के लिए कुछ उल्टे सीधे काम ये कर रहे हैं, जिसमें से एक उल्टा सीधा काम इन्होंने क्या किया कि हैगिया सोफिया नाम का जो मॉन्यूमेंट था, जो कि पहले चर्च था, फिर वो बना म्यूजियम, फिर पहले चर्च था आपका बाइजेंटीन एम्पायर के दौरान, फिर जब मेहमद टू करके जो कॉन्करर आया उसने उसको एक मॉस्क में बदल दिया, और फिर मुस्तफा केमल अतातुर्क ने उसको एक म्यूजियम में बदल दिया, और अब अर्डोगन ने उसको फिर से एक मॉस्क में बदल दिया। तो कुल मिला के यहां पे जो स्ट्रेटेजी अपना रहे हैं दोस्तों, वो स्ट्रेटेजी अपना रहे हैं ये सेक्युलरिज्म से दूर जाने की। अब हुआ क्या है दोस्तों, रेसेप तैयब अर्डोगन का जो पॉलिटिकल कैरियर चल रहा है वो उतना अच्छा चल नहीं रहा। रेसेप तैयब अर्डोगन ने बोला कि जो इस्तांबुल पे राज करेगा वो टर्की पे राज करेगा, लेकिन इस्तांबुल में वो हार गए। रेसेप तैयब अर्डोगन की जो अपोजिशन पार्टी है ना, रिपब्लिकन पीपल्स पार्टी, आरपीपी, रिपब्लिकन पीपल्स पार्टी इस्तांबुल के इलेक्शंस को जीत गई, वो अंकारा के इलेक्शंस को भी जीत गई। और इनकी जो पार्टी थी यानी रेसेप तैयब अर्डोगन की जो पार्टी थी, जिसको बोला जाता है एकेपी पार्टी, एकेपी पार्टी को जस्टिस एंड डेवलपमेंट पार्टी भी बोला जाता है। तो ये जस्टिस एंड डेवलपमेंट पार्टी जिसके हेड हैं आपके रेसेप तैयब अर्डोगन, ये हार गई इस्तांबुल में, अंकारा में, और जीत कौन गई, अपोजिशन पार्टी। तो अब यहां पे रेसेप तैयब अर्डोगन को ये दिख रहा है कि मैं हार सकता हूं। अब यहां पे जो रेसेप तैयब अर्डोगन कर रहे हैं वो कुछ कुछ उस तरीके का काम कर रहे हैं जो मेहमद टू, जो कि एक ओटोमन सुल्तान था, मैं नाम लिख दे रहा हूं उनका यहाँ पे, मेहमद टू, ये एक ओटोमन सुल्तान थे। इन्होंने 1453 में बाइजेंटीन अंपायर को हरा के कॉन्स्टेंटिनोपल पे कब्जा किया था। कॉन्स्टेंटिनोपल पे आज की डेट में आप टर्की बोल सकते हो, ओके। एक्चुअली में कॉन्स्टेंटिनोपल जो था ना दोस्तों, वो ईस्टर्न रोमन अंपायर बाइजेंटीन अंपायर था। ईस्टर्न रोमन अंपायर की कैपिटल थी ये कॉन्स्टेंटिनोपल, और कॉन्स्टेंटिनोपल प्रेजेंट डे क्या है, टर्की। प्रेजेंट डे आप कह सकते हो कि दिस इज
इस्तानबुल, जो इस्तानबुल प्रोविंस है ना, जो कैपिटल है टर्की की, वो एक समय पे कॉन्स्टेंटिनोपल होता था, जो कि ईस्टर्न रोमन एम्पायर की कैपिटल हुआ करती थी। तो सोचिए वहां पे कब्जा कर लिया। उस जमाने में दोस्तों एक तगड़ी लड़ाई चली थी मुस्लिम्स वर्सेस क्रिश्चियंस की, तगड़ी लड़ाई मुस्लिम्स वर्सेस क्रिश्चियंस की। ठीक है, आप देखोगे उस लड़ाई का एक मैनिफेस्टेशन था कि जो बीच का इलाका था आपका, जो हॉर्न ऑफ अफ्रीका के पास है, और जो ऊपर का ये जो बीच की मेडिटेरेनियन सी वाली जो स्ट्रेट थी ना, वहां से बहुत सारा टूरिज्म निकलता, वहां से बहुत सारा ट्रेड निकलता था। उस ट्रेड को बाईपास करने के लिए उस पूरे इलाके पे जब कब्जा आ गया इनका, ओटोमन्स का, तो जो पोर्तुगल था, जो स्पेन था, जो कि क्रिश्चियन धर्म के रिप्रेजेंटेटिव थे, उन्होंने केप ऑफ गुड होप को पार करते हुए इंडिया तक का रास्ता ढूंढा ट्रेड करने के लिए। तो ये जो लड़ाई थी मुस्लिम वर्सेस क्रिश्चियंस की, ये केवल धर्म की लड़ाई नहीं थी, ये ट्रेड की भी लड़ाई थी, ट्रेड सुपीरियोरिटी की भी लड़ाई थी। और जो अफ्रीका का ईस्टर्न पोर्ट्स थे, उन पे कब्जा हो गया था ओटोमन टर्क्स का, मुस्लिम्स का। तो क्रिश्चियंस को लग रहा था कि हम कैसे ट्रेड करेंगे ईस्ट के साथ, एशिया के साथ। तो फिर पुर्तगाल ने लीड ली और समुद्री रास्ता ढूंढा। ठीक है, बहरहाल वापस आ जाते हैं। तो यहां पे देखिए दोस्तों, ओटोमन सुल्तान मेहमद टू 1453 में जब उसने कॉन्स्टेंटिनोपल यानी आज का जो इस्तानबुल है, जब उस पर कब्जा किया, तो वहां पे जो उनका सबसे इंपॉर्टेंट मॉन्यूमेंट था हैगिया सोफिया, जो कि एक चर्च था, उसको मॉस्क में बदल दिया। अब ये ट्रांसफॉर्मेशन हिस्ट्री में बहुत बार हुआ है। जैसे कि स्पेनिश एम्पायर में एक उमायाद कैलिफेट हुआ करता था, उस उमायाद कैलिफेट का एक ग्रैंड मॉस्क ऑफ कॉर्डोबा हुआ करता था, ग्रैंड मॉस्क ऑफ कॉर्डोबा। इसके बारे में आप जाके इंटरनेट पे भी पढ़ सकते हो। तो जब क्रिश्चियंस का वहां पे कब्जा हो गया, तो उन्होंने इस ग्रैंड मॉस्क ऑफ कॉर्डोबा को एक कैथोलिक कैथेड्रल में बदल दिया 1236 में। तो ये ग्रैंड मॉस्क ऑफ कॉर्डोबा बना था 784 में। जब क्रिश्चियंस का कब्जा हुआ 1236 में, इसको एक चर्च में बदल दिया गया। हैगिया सोफिया, जो कि पहले 537 में बना था एज अ कैथेड्रल, बाद में उसको 1453 में एक मॉस्क में कन्वर्ट कर दिया गया। तो इस तरीके की चीजें दोस्तों बहुत होती थी। कम से कम यहाँ पे तोड़ा तो नहीं, कन्वर्ट किया है उसको। इंडिया में तो जाने कितने मंदिर तोड़ दिए, मिले ही नहीं वो दोबारा। तो यहां पे आप देखोगे दोस्तों कि ये जो रिलीजियस लड़ाइयां होती हैं, उन रिलीजियस लड़ाइयों में यहां पे ट्रांसफॉर्मेशन, अपनी ताकत को दिखाने के लिए आपने एक मॉन्यूमेंट का ट्रांसफॉर्मेशन कर दिया, और ये बहुत हिस्ट्री से होता चला आ रहा है। टर्की में क्या हो रहा है, टर्की में जो रेसेप तैयब अर्डोगन है, वो अपने कंजर्वेटिव इस्लामिस्ट बेस को अपील कर रहे हैं। अच्छा, यहां पे मैं आपको एक चीज दोस्तों और बताऊंगा। जब मेहमद टू ओटोमन सुल्तान ने इस मॉस्क को बदल के, सॉरी, इस क्रिश्चियन चर्च को, हैगिया सोफिया को बदल के एक मॉस्क में जब उन्होंने कन्वर्ट किया, तो उन्होंने बोला कि आई एम द लॉर्ड ऑफ द गोल्डन हॉर्न। यहां पे गोल्डन हॉर्न को समझना बहुत जरूरी है, और गोल्डन हॉर्न आपसे एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। अगर आप टर्की के नक्शे को देखो, तो ये आपको टर्की का नक्शा नजर आ रहा है, जिसका ईस्टर्न मार्जिन पे, पहले तो साउथ में देखिए आपका सीरिया आता है, यहां पे इराक के साथ बॉर्डर बनना है, ईरान के साथ बॉर्डर बनना है, अर्मेनिया के साथ बॉर्डर बनना है, जॉर्जिया के साथ बॉर्डर बनना है। नॉर्थ में ब्लैक सी है, साउथ में आपका मेडिटेरियन सी है। अगर आप नॉर्थ वेस्ट में चले जाइए तो बुल्गारिया है, और इधर ग्रीस है। ठीक है, ये बीच में आपको सी ऑफ मरमरा दिखाई दे रहा है, यहां पे स्ट्रेट ऑफ डार्डेनेल्स दिखाई पड़ रहा है, और यहां पे स्ट्रेट ऑफ बॉस्फोरस दिखाई दे रहा है। और ये है वो जगह इस्तानबुल, जो कि पहले क्या था, कॉन्स्टेंटिनोपल ईस्टर्न बाइजेंटीन एम्पायर की कैपिटल थी। अब ये टर्की की कैपिटल है। ठीक है, वैसे तो टर्की की कैपिटल अंकारा है, लेकिन बहुत मेजर सेंटर माना जाता है इस्तानबुल टर्की का। आगे देखते हैं, इस फिगर को थोड़ा जूम इन करके देखते हैं दोस्तों। यहां देखिए, ये है वो स्ट्रेट ऑफ बॉस्फोरस। ठीक है, इधर है सी ऑफ मरमरा, और देखिए इस स्ट्रेट ऑफ बॉस्फोरस एक छोटा सा पानी इनलेट अंदर घुसता है, जो उस समय की कॉन्स्टेंटिनोपल सिटी में जाता था। देखिए सिटी में आगे जाके किस तरीके से फैला, यहां भी जा रहा है, यहां भी जा रहा है। तो कॉन्स्टेंटिनोपल, जो कॉन्स्टेंटिनोपल था उस समय का, जो आज की डेट का इस्तानबुल था, उसके अंदर ये पानी जाता है। तो बेसिकली ये जो पानी है, ये पूरा एक्चुअली इसको हॉर्न बोला जाता है, गोल्डन हॉर्न कहा जाता था उस समय पे से। और ये गोल्डन हॉर्न बहुत इंपॉर्टेंट बोला जाता था, ये विकिपीडिया से मैंने टेक्स्ट उठाया है, इसको पढ़िए। गोल्डन हॉर्न इसका मॉडर्न नेम है, इसको हालिक कहा जाता है टर्की में। दिस इज बेसिकली अ मेजर अर्बन वाटरवे एंड प्राइमरी इनलेट ऑफ द बॉस्फोरस इन इस्तानबुल टर्की। अभी दिखाए ना, नेचुरल एस्चुरी है, यहाँ पे 3 वाटर बॉडीज मिलती हैं, एक तो बॉस्फोरस स्ट्रेट है यहाँ पे, और सी ऑफ मरमरा है, और तीसरा ही अर्बन वाटरवे हो गया। अब इसको गोल्डन क्यों कहा गया? गोल्डन कहा गया, इसके 2 वजह बताई जाती है। एक वजह तो यह बताई जाती है कि भैया इस अर्बन वाटरवे के चलते बहुत सारा बिजनेस, बहुत सारा ट्रेड इस इलाके में आता था, तो इस जगह पे जो लोग सेटल थे बहुत अमीर थे।
दूसरा ये बोला गया है कि जब सूरज डूबता है तो ये जो इलाका है यहाँ पे येलो रंग की लाइट ब्लेज करती है शाम को, तो पूरा पूरा सारा जो समा होता है ना वो गोल्डन सा लगने लगता है, इसलिए इसको गोल्डन हॉर्न बोला गया। तो ये दो कारण हो सकते हैं, या इट मे बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ ऑफ दीज रीजंस, क्योंकि ये जो इलाका है ये हमेशा से अमीर रहा है, आज भी अमीर है, और यहाँ पे ये जो गोल्डन लाइट वाला फिनोमेना है इसकी वजह से भी हो सकता है इसको गोल्डन बोला गया हो। तो ये सब कुछ हिस्टोरिकल बातें हैं। अब हम बात करते हैं रेसिप तैयब अर्दोगन की। देखिए रेसिप तैयब अर्दोगन पावर में आए 2002 में। 2002 में जब वो पावर में आए तो जो इस्लामिस्ट फंडामेंटलिस्ट थे आपके टर्की में, वो बार बार ये मांग कर रहे थे कि इस हैगिया सोफिया को मॉस्क में बदला जाए। तो शुरुआत में तो अर्दोगन ने इसको मना कर दिया। टर्किश इकोनॉमी बहुत तेजी से बूम कर रही थी, ज्यादा उन्होंने दिमाग लगाया नहीं। ठीक है, जस्टिस एंड डेवलपमेंट पार्टी। अच्छा एक चीज और है, रेसिप तैयब अर्दोगन को एक चीज के लिए बहुत माना जाता है। पहले जस्टिस एंड डेवलपमेंट पार्टी में ना दोस्तों बहुत ज्यादा मिलिट्री और स्ट्रक्चर बहुत डोमिनेंट था। जो मिलिट्री रूल था, जो मिलिट्री ऑफिसर्स थे वो इस जस्टिस एंड डेवलपमेंट पार्टी में डोमिनेट करते थे। अब यहां पे देखिए दोस्तों, रूलिंग पार्टी कौन है इस समय पे टर्की में? जस्टिस एंड डेवलपमेंट पार्टी। जस्टिस एंड डेवलपमेंट पार्टी के अपोजिट में कौन सी पार्टी है? रिपब्लिकन पीपल्स पार्टी। आपको पता है मुस्तफा केमल आतातुर्क जिसने मॉडर्न टर्की को फाउंड किया था वो किस पार्टी के थे? वो रिपब्लिकन पीपल्स पार्टी के थे। रिपब्लिकन पीपल पार्टी की जो नींव डाली थी वो मुस्तफा केमल आतातुर्क ने डाली थी। हालांकि चलिए वो तो कुछ हिस्ट्री की बातें हैं, ज्यादा उसमें नहीं जाते हैं अभी। तो जस्टिस एंड डेवलपमेंट पार्टी में मिलिट्री के जो ऑफिसर्स थे उनका बहुत ज्यादा इन्वॉल्वमेंट था। तो जस्टिस एंड डेवलपमेंट पार्टी में से मिलिट्री ऑथोरिटेरियनिज्म को खत्म करने के लिए माना जाता है किसको? रेसिप तैयब अर्दोगन को। तो रेसिप तैयब अर्दोगन पहली बार जब 2002 में आया तब सब कुछ ठीक था। जब दूसरी बार 2011 में आया रेसिप तैयब अर्दोगन तब थोड़ी प्रॉब्लम होनी शुरू होगी। वो क्या करेंगे ये देखिए, आपको दोस्तों यहां पे टैक्सिम स्क्वायर नजर आ रहा है। ठीक है, ये मेन सेंटर है आपका। इस जब भी आप इस्तांबुल घूमने जाओगे इस तक्सिम स्क्वायर पे जरूर जाओगे। इसके आसपास शॉपिंग की भी बहुत अच्छी अच्छी दुकानें, मजेदार जगह है। इस तक्सिम स्क्वायर के पास एक पार्क है जिसका नाम है गेजी पार्क, बिल्कुल बगल में ही है इसके पार्क। इस गेजी पार्क पे ये अनाउंसमेंट की रेसिप तैयब अर्दोगन में कि जो मिलिट्री बैरक्स जिनको 1940 में डिसमेंटल कर दिया गया था, ओटोमन एम्पायर के समय के जो मिलिट्री बैरक्स थे वो गेजी पार्क में फिर से बनाए जाएंगे। लोग यहाँ पे इकट्ठा हो गए, फिर बोला जाए एक मॉस्क बनाया जाएगा। थोड़ा सेक्युलर क्रेडेंशियल्स को यहाँ पे डाइल्यूट करने की बातचीत की गई। भैया बवाल मच गया, लोग बड़ी मात्रा पे तक्सिम स्क्वायर पे इकट्ठा हो गए और गवर्नमेंट के खिलाफ प्रोटेस्ट करने लगे, क्योंकि कहीं ना कहीं मिस्टर अर्दोगन जो सेक्युलर क्रेडेंशियल्स थे उनको डाइल्यूट कर रहे थे। हालांकि देखिए टर्की के अंदर केवल सेक्युलर क्रेडेंशियल्स नहीं है दोस्तों, टर्की का एक मेजर हिस्सा यह भी चाहता है कि हम फिर से एक इस्लामिस्ट स्टेट बन जाए। तो टर्की में आप कह सकते हो कि एक तरीके सा प्रॉब्लम सी चल रही है। कुछ लोग चाहते हैं हम सेक्युलर बनने लगे, कुछ लोग चाहते हैं कि हम इस्लामिस्ट स्टेट की तरफ चले जाएं। फिर एक और इंपॉर्टेंट डिसीजन आया अर्दोगन का। अर्दोगन ने बोला कि भाई पार्लियामेंट्री सिस्टम के साथ साथ एक प्रेसिडेंशियल सिस्टम भी मैं चलाऊंगा। तो प्रेसिडेंशियल सिस्टम के लिए एक रेफरेंडम बनाया 2017 में, और उस रेफरेंडम में रेसिप तैयब अर्दोगन जीत गए। 51% से वो जीत गए। 51% उनकी फेवर में वोट आया, 49% अगेंस्ट में वोट आए। उन्होंने एक प्रेसिडेंशियल सिस्टम बना दिया और खुद प्रेसिडेंट बन गए। इसी प्रेसिडेंशियल सिस्टम के अंदर 2018 में प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हुए जहां पे रेसिप तैयब अर्दोगन को 52% ऑफ द वोट्स मिले। ठीक है दोस्तों, ये सब बात देखो आप। बाद में उसके पार्लियामेंट्री इलेक्शंस हुए और पार्लियामेंट्री इलेक्शंस में जस्टिस एंड डेवलपमेंट पार्टी को कम वोट्स मिले, रिपब्लिकन पीपल पार्टी को ज्यादा वोट मिले। तो जस्टिस एंड डेवलपमेंट पार्टी को केवल 42% वोट मिले। कुल मिला के बात दोस्तों यहां पे ये हो रही है कि 2011 के बाद से जो टर्की की इकोनॉमी है वो गिर रही है। 2011 तक देखोगे जो टर्की की इकोनॉमी थी वो 11% की स्पीड से बढ़ रही थी, लेकिन अभी के लिए 2019 का डाटा देखेंगे टर्की की इकोनॉमी केवल 1% से बढ़ रही है। 2011 में जो टर्की का लीरा है उसकी जो कन्वर्जन रेट था $1 पे 7 लीरा, ये है आपका 2019 का डाटा दोस्तों। 2011 में 1.5 था, तो 2011 में $1 पे 1.5 लीरा मिलता था और 2019 में $1 पे 7 लीरा मिलता है। कितनी जबरदस्त तरीके से डीवैल्यू हुई है टर्की की करेंसी। टर्की में इकोनॉमिक डिस्ट्रेस बढ़ गया है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गया और बहुत हद तक यह बोला जा रहा है कि मिस्टर अर्दोगन ने उल्टे सीधे फालतू के प्रोजेक्ट्स पे काफी सारा पैसा खत्म किया है। एक अथॉरिटेरियन रिजीम के साथ चल रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल नॉर्म्स को बदल रहे हैं, बहुत सारे लोगों को उन्होंने जेल में डाल दिया। 2016 में इनके खिलाफ एक कूप हुआ, ठीक है, एक कूप की कोशिश हुई, उसके बारे में आप विकिपीडिया में भी पढ़ सकते हैं।
ये जो कूप था, आप कह सकते हैं एक फैक्शन है टर्किश आर्म फोर्सेस का, उन्होंने अपने आप को पीस एट होम काउंसिल करके रीऑर्गेनाइज किया और उन्होंने कुछ इंपॉर्टेंट प्लेसेस को ऑक्युपाई करने की कोशिश की, अंकारा में, इस्तांबुल में। कहा जाता है इनके जो लीडर थे वो गुलेनिस्ट मूवमेंट के साथ एसोसिएटेड थे, और गुलेनिस्ट मूवमेंट को एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर किया जा चुका है टर्की में, GULENIST। हालांकि ये कूप फेल हो गया, जो फोर्सेस थी, जो आर्म फोर्सेस थी, उन्होंने इस कूप को होने से रोक लिया। अच्छा ही हुआ ये कूप फेल हो गया दोस्तों। लेकिन बात ये है कि टर्की में एक रिलीजियस नेशनलिज्म वाली फीलिंग आ रही है। जब भी कोई पॉलिटिशियन डेस्परेट होता है ना, वो रिलीजन को अपील करके अपने राज को बचाना चाहता है, और कुछ कुछ जो रेसेप तैयब अर्दोगन यहाँ पे कर रहे हैं वो यही कर रहे हैं, रिलीजन को अपील करके अपने राज को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये था दोस्तों आज का एनालिसिस। आई होप आपको पसंद आया हो। पसंद आया तो प्लीज इसको शेयर कर दीजिए दोस्तों, अपने दोस्तों के साथ लाइक कर दीजिए वीडियो को। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर योर टाइम, हैव अ ग्रेट डे।